चलो दोस्तों, आज अपन आगे के भाग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आगे का भाग क्या कहता है। देखिए कि नीचे ये देखो दे रखा है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, उनमें से कौन सा जोड़ा गलत है वो बाहर करना है। देखो, मौलाना आजाद, अल हिलाल, बी में लोकमान्य तिलक केसरी, सी में जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड और महात्मा गांधी दे पायनियर। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है वो आपको बाहर करना है। देखो, पहला मौलाना आजाद एकदम सही है। अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी और मराठा भी एक उसने निकला था, ये दोनों इसमें भी ये राइट है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड ये भी इसमें सही है, लेकिन इसमें ये है ना जो महात्मा गांधी दे पायनियर ये गलत है। इसमें तो डी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 72 नंबर की। देखिए, सूची मिलान वाला क्वेश्चन करना है। इधर समाचार पत्र है, इधर प्रकाशक है वो। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि लीडर है इधर यानी देखो, लीडर तो इधर है बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट और जस्टिस। तो उसने सोचो कौन सा मिलान करोगे आप, बताओ। तो इसमें देखो, लीडर है वो इसमें आएगा मदन मोहन मालवीय। क्या आएगा? मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बिल्कुल राइट है। इधर देखो, इंडिपेंडेंट किसका है? इंडिपेंडेंट है वो आपका टी एम आर नायर का है, टी एम नायर का। और जस्टिस किसका है? मोतीलाल नेहरू का। जस्टिस किसका है? मोतीलाल नेहरू का। तो यहाँ क्या उत्तर रहेगा बताओ। तो इसमें देखो सभी आमने सामने मिलान है, एक दो तीन। ये सॉरी सॉरी भाई, एक मान यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। देखो, ये जो क्वेश्चन है कि पहला देखो इसे अपन मिला दिया, बिल्कुल राइट है। मदन मोहन मालवीय इसमें सही जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा देखो, बॉम्बे क्रॉनिकल है, फिरोज शाह मेहता आ जाएगा, ठीक है। और अगला देखो, इसके अंतर्गत जो इंडिपेंडेंट है वो मोतीलाल नेहरू का है, यानी वो अपन थोड़ा सा यहाँ त्रुटि कर दी थी। अब देखो, जस्टिस है टी एम नायर। अब देखो ये बिल्कुल एकदम राइट है ना। तो पहला लीडर मदन मोहन मालवीय, और दूसरे बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, और तीसरा इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस है टी एम नायर। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, आगे आगे क्वेश्चन की अगर बात करें तो 73 नंबर का क्वेश्चन भी मिलान वाला है। आजकल क्या है कि मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगला देखो, बिपिन चंद्रपाल, ठीक है ना। तो ये मिलान करना है। अरविंद घोष है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय है, मोहम्मद अली है। तो इसको आप मिलान करना है। देखो, सोचो एक बार। तो इसके अंदर देखो, जो विपिन चंद्रपाल है वो न्यू इंडिया इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये अरविंद घोष है वो आपको आ जाएगा वंदे मातरम। और ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय है वो किस में आएगा आपका? 4 नंबर पर। 4 नंबर पर क्या दे रखा है? संध्या। ये संध्या से आ जाएगा। और मोहम्मद अली है वो किससे आ जाएगा? जो लास्ट में आपका बचा है ना, कॉमरेड, है ना। तो इसके अंदर देखो, पहले में बिपिन चंद्र पॉल न्यू इंडिया 1 नंबर, तो 1 नंबर इसमें रहा, 1 नंबर नीचे भी है। अब देखो, अरविंद घोष वो किसी मिलान किया अपन? अरविंद घोष को 3 नंबर से वंदे मातरम, तो देखो 3 नंबर रहा, 3 नंबर इसमें भी है। अगर देखो आप ब्रह्म यानी ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ये देखो 4 नंबर, तो 4 नंबर इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अपना सही जाएगा ना। ब्रह्म बांधव उपाध्याय है, 4 नंबर इसमें आ जाएगा। और मोहम्मद अली है वो कॉमरेड से आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इधर सूची दे रही है फर्स्ट, इधर सूची सेकंड, तो मिलान करो। सोचो एक बार 74 में क्या आएगा, सोचिए एक बार। तो इसके अंदर देखो, अबुल कलाम आजाद, ये पीछे भी आ गया था अल हिलाल, ठीक है। अल हिलाल है, अबुल कलाम आजाद है। तो अपन क्या है, इसको 2 नंबर मिला दिया। अब देखो, फिरोज शाह मेहता का है बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज शाह मेहता का क्या है? बॉम्बे क्रॉनिकल। और एनी बेसेंट का आपको पता ही है कौन सा है इसमें, जो ये दे रखा ना, न्यू इंडिया, ठीक है। और गांधी जी का बहुत बार पूछा जाता है, ये यंग इंडिया किताब है, कोई बहुत सारे एग्जामों में आ चुकी है यंग इंडिया किताब के बारे में। और एनी बेसेंट की न्यू इंडिया। तो अपन ने कैसे मिलान किया? देखो, दूसरा अबुल कलाम आजाद अल हिलाल मिला, 2 नंबर इसमें है, 2 नंबर इसमें भी है। फिरोज शाह मेहता है वो अपन किसे मिले? बॉम्बे क्रॉनिकल 1 नंबर है, तो देखो 1 नंबर इसमें भी है, 1 नंबर इसमें भी है।
अगला देखो आप एनी बेसेंट 4 नंबर से मिलेगा, तो 4 नंबर देखो इसमें है, बाकी हम 4 नंबर नहीं है, तो ये आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट आपका महात्मा गांधी है, यंग इंडिया 3 नंबर, तो ये रहा यंग इंडिया, इसका मतलब पहला इसके अंतर्गत आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदू है, सुधारक है, वॉइस ऑफ इंडिया है, बंगाली है, तो मिलान करिए एक बार, आप सोचिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या आएगा। इधर देखो हिंदू है, इधर दादा भाई नौरोजी है, तो आप सोच के बताओ पिछहत्तर में क्या आएगा, पिछहत्तर में क्या आएगा, सोचिए बताइए। ये लो क्वेश्चन, ये पूरा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना, तो बताइए सोचिए एक बार। पिछहत्तर में देखिए आपका हिंदू है, वो इससे मिलान करो आप, किसे जी सुब्रमण्यम, और एक है इसमें देखो सुधारक दे रखा है, ठीक है ना, तो सुधारक है वो आपका इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा इसमें। 2 नंबर क्या है, जी के गोखले आ जाएगा, ठीक है ना, सुधारक है जी के गोखले। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो वॉइस ऑफ इंडिया, ये किससे आएगा, ये आपका 1 नंबर से आ जाएगा, दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया है, दादा भाई नौरोजी का है। और बंगाली जो लास्ट में बचा है आपका, ये 4 नंबर आ जाएगा इसमें ना, जैसे एस एन ए बनर्जी, क्या आ जाएगा, एस एन ए बनर्जी। तो हिंदू किसे मिला है अपने, जीव सुब्रमण्यम, सुधारक जी के गोखले से मिलाया था। और अपने वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी से। और बंगाली है वो किसे मिलेगा, एस एन बनर्जी से। तो इस तरह देखो अपन बात करें तो देखो 3, फिर देखो अपने दूसरे में क्या मिलेगा, 2 ही, और फिर तीसरे में 1, और फिर देखो लास्ट में अपन 4 मिलाया था, यानी 32-14 देख लो कहाँ पर है ना। तो ये देखो क्वेश्चन ऊपर आएगा 32-14, तो इसमें देखो ये आपका किस में आ रहा है, ये लो जो अभी आपने मिले है ना, ये सॉरी भाई कौन सा आपने 1-4, ये देखो अपन कौन सा मिलाया था, ये लो एक बार इधर का वापस निकाल देता हूँ ना अपन को, अरे नीचे का आ गया, देखो वो काफी नीचे आ गए अपन, एक बार पहले में थे 75 था ना अपन ना इसमें, तो अपने इसमें अपने मिलान किया था, ठीक है ना। देखो हिंदू किसे मिलाया था अपने, हिंदू मिलाया था अपने इसमें आपको 3 नंबर से, ठीक है। और सुधारक किसे मिलाया था, 2 नंबर जी के गोखले ना। और ये जो आपको यानी वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी से मिलाया था। और बंगाल किसे मिलाया था, जी यानी एस एन बनर्जी। तो इस तरह आप इसमें मिला सकते हो, ठीक है ना। ये बिल्कुल अपने एक्यू रेट है। देखो इसमें आपके अपन 1 नंबर ऐसे किसे मिला, 3 नंबर, ठीक है। और सुधारक अपन 2 नंबर मिलाए। और वॉइस ऑफ इंडिया 1 नंबर से। और बंगाल किसे मिलाए अपन 4 नंबर से। तो 32-14 देख लो आप इसमें, ये लो निकाल दो। सॉरी भाई थोड़ा सा यहाँ टाइम लग गया अपन को, तो देखो ये आ जाएगा इसमें 32-14, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्या उधर होने की वजह से थोड़ा सा ये टाइम लग गया इसमें। आगे देखिए आप, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह और पत्नी ने बिजोली आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, है ना, कानपुर में। तो वो बताओ, केसरी, प्रताप, मराठा, मंजूषा, क्या आएगा, चित्र के अंदर सोच के बताओ। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका प्रताप, ठीक है ना। कौन सा आएगा, प्रताप आ जाएगा ना, वो कानपुर में छपता था, समूची भारतीय चर्चा का विषय बना दिया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए ये भी आपके नील आंदोलन जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे, कौन थे बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताओ। हेमचंद्राकर, हरीश चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास, क्या आएगा 77 में, क्या आएगा दोस्तों बताइए। तो इसमें हरीश चंद्र मुखर्जी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला 78वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है, समाचार पत्र है, इधर देखो ये दैनिक आज है, द लीडर है, द नेशनल हेराल्ड है, द पाइनियर। तो आप इसमें बताओ क्या आएगा, मिलान वाले क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 78 में क्या आएगा, सोचो एक बार बताइए। तो देखो इसके अंतर्गत दैनिक आज है वो शिव प्रसाद गुप्ता आ जाएगा। फिर देखो द लीडर है वो आ जाएगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय रहा।
फिर देखो आप द नेशनल हेराल्ड है वो जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखो द पाइनियर है वो आपका किस में आ जाएगा, 1 नंबर में आ जाएगा। देखो ये पाइनियर है जॉर्ज एलन, तो इसमें देखो अपने 4 नंबर मिला है, तो 4 नंबर ये भी है इसमें। शिव प्रसाद गुप्त है, फिर 4 इसमें भी है। फिर देखो द लीडर है, द लीडर किसने मिला है, 3 नंबर से मदन मोहन मालवीय, तो 3 नंबर देखो ये रहा। लेकिन 3 इसमें, लेकिन इसमें ये 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 नंबर इसमें से ही आ रहा है, तो अपना क्वेश्चन ये सही जा रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। और अगला देखो द नेशनल हेराल्ड 2 नंबर से मिला है ना जवाहरलाल नेहरू, ये पीछे भी आ गया। और द पाइनियर है वो जॉर्ज एलन का है, तो ये बिल्कुल अपना एक्यूरेट ए उत्तर है, सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो ये लो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, वो आपको बताना है इसमें से 79वें क्वेश्चन में। तो देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटन ने, किसने कह दिया था, तो ये आपको बताना है। देखो लॉर्ड लिटन ने तो ये लागू किया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका 79 में क्या आंसर आएगा, लॉर्ड रिपन ही आएगा इसमें, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी है कि किस गवर्नर जनरल के समय ये भारतीय प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। 80 के अंदर क्या आएगा, लॉर्ड रिपन ने उसको प्रेस अधिनियम है उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत इन मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ। कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से उदत मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है, वो कौन है ना। बहुत ही ये कोई हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्थानीय सुशासन का जनक है वो कौन है, सोच के बताओ। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हजारों बार ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसमें आ जाएगा लॉर्ड रिपन आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 83 नंबर का क्वेश्चन, सोचो भारत में स्थानीय सुशासन को किसने प्रोत्साहित किया था, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने। तो बताओ क्या आएगा इसके अंतर्गत, 83 के अंतर्गत है, इसमें आएगा लॉर्ड रिपन ही आएगा, ठीक है ना। कि स्थानीय सुशासन को इसने प्रोत्साहित किया, ये स्थानीय सुशासन का जनक भी कहलाता है, तो लॉर्ड रिपन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपको 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। जो ये इल्बर्ट बिल आपको 1883 यानी आपको 1883 में और 84 में लगभग ये आया था, ठीक है ना। ये किससे संबंधित था, न्यायाधीशों के मामले से संबंधित था, ठीक है ना। ये कि भारतीय जो न्यायाधीश है वो यूरोपीय न्यायाधीशों यानी यूरोपीय लोगों का न्याय नहीं कर सकते थे, ऐसा था ये, ठीक है ना। तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन ये जाएगा आपका सी आंसर है वो इसमें 84 में उत्तर आ जाएगा कि यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था, इस कारण ये इल्बर्ट विवाद हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो 85 नंबर का क्वेश्चन आपको 84 नंबर के हो गए, तो 85 नंबर का देखो अपन नीचे निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपना टारगेट है, आपका समय यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, अपन केवल पर्सन टू पर्सन बात करेंगे और नहीं ज़्यादा लंबी व्याख्या करेंगे, नहीं तो अपन ज़्यादा क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। अब देखो भारत में स्थानीय यानी स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा, जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। सोच के बताओ दोस्तों क्या आएगा, 85 के अंदर है, तो आपका ये पीछे भी आ गया था स्थानीय सुशासन, तो ये इसमें लॉर्ड रिपन ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या होगा, देखो जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज यानी संस्थाओं का गठन होना, केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना, केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया,
था, उनमें से कोई नहीं, सोच के बताओ दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके पॉलिटिकल में भी ये पूछा जाता है। तो इसमें सीधा है, बलवंत राय मेहता जो समिति है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई, उसके अनुसार क्या है, 3 स्तर बढ़ेंगे, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज है, वो व्यवस्था की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें दोस्तों, आपकी अशोक मेहता समिति है, वो देखो 87 के अंतर्गत देखो, अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। सोच के बताओ दोस्तों क्या आएगा 87 में, तो द्विस्तरीय, ठीक है ना, द्विस्तरीय। उसको याद करने का तरीका है कि अशोक है ना, तो इसमें आप एक को हटा दो, शोक याद रख लो ना, तो शोक में आपको द्विस्तरीय आ जाएगा। अब देखो कई बार आप कंफ्यूज होते हो ऐसे क्वेश्चन में, तो आप इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हो। पंचायती राज की सूची का विषय है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समवर्ती सूचिका, केंद्रीय सूचिका, राज्य सूचिका, शेष यानी अधिकारों की सूचिका। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताओ दोस्तों 88 में क्या आएगा। तो इसमें राज्य सूचिका विषय है, पंचायती राज जो विषय है वो किसका है, राज्य सूचिका विषय है। अब देखो आपको, वैसे देखो 3 सूचियां होती है आपकी, जो यानी समवर्ती सूची, राज्य सूची और ये कौन सी होगी, इसके अंतर्गत आपकी जो केंद्र की होती है ना। अब देखो हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में। तो हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो ये आपको बताना है। इसमें होगा आपका ए भाग, ठीक है ना, ए भाग में आपका 9 नंबर का है, वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। 3 यानी हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों को पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 में की गई है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप पंचायत समिति के सदस्य होते खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, एक जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नियुक्त मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति सदस्य। बताओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इसमें सीधा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। प्रधान होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आगे देखो 91 नंबर क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल याद रखना भाई, और 1993 में से देश में प्रभावी हुआ। ये राजस्थान यानी प्रोत्साहित करेगा, तो क्या करेगा, नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्वराज बुनियाद, यानी स्वशासन व्यवस्था, शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो क्या होगा 91 के अंतर्गत दोस्तों बताओ, तो स्वशासन के बारे में आएगा, है ना, स्वशासन व्यवस्था। ये 24 अप्रैल 93 को प्रभावी हुआ था, ये 73वें संविधान संशोधन में, और राजस्थान में ये लागू हुआ था आपका। अब देखो आगे की बात करिए अपने 92 नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है उसमें ना। तो कौन सी समिति है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है, वो बताने हैं आपको। अशोक मेहता समिति, वी राव समिति, संतानम समिति, BR मेहता समिति, कौन सा है वो उसमें नहीं है। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा इसमें। तो देखो इसमें जो समिति नहीं है उसको आपको बाहर करना है, तो इसमें आपकी ये नहीं है ना, अशोक मेहता थी, संतानम समिति थी, BR मेहता समिति, लेकिन ये इसमें नहीं, तो आंसर बी आंसर हो जाएगा, VKR यानी VKR राव समिति नहीं थी, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, बी में ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, डी में ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो देखो चतुस्तरीय तो हो ही नहीं सकती, द्विस्तरीय थे नहीं, एक स्तरीय थे नहीं, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा आपका
ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो लागू की गई थी। ये आपको याद रखना है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका, ये जो सी है वो इसके अंतर्गत आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद यानी राज्य की सरकारों को यानी ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है तो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, वो आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सोचो दोस्तों क्या आएगा, तो इसका अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का, कथन है उसमें कि स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सोचो पढ़ो इसको, कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति के, देखो राजनीति के आपकी इसके अंतर्गत आ जाएगा, देखो का अंत खेल कम हो गया है ना। तो क्या हो गया, अंत खेल क्या हो गया, कम हो गया भाई, राजनीति का ज़्यादा नहीं रहे। अब देखो भाई पहले राजनीति ज़्यादा, अब देखा जाए तो अगर ग्राम पंचायत में राजनीतिक रूप से चुने जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पुनरुत्थान हो गया था ना, तो पुनरुत्थान किया गया था 73वें और 74वां संविधान है ना। देखो 73वां संविधान तो आपका किससे है, ग्राम पंचायतों से है, और 74वां है आपका जो इन्हें जो नगरीय अपन कह सकते हैं, जो 74वां संविधान है वो नगरीय संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है ना। तो 73वां आपको ग्राम पंचायतों से। अब देखो इसमें जो आपका कथन दे रखा है 94 के अंतर्गत है, वो आपको क्या आएगा इसके अंतर्गत, देखो इसमें आपका 94 में है, देखो ए और दानों सही है, पर ए आर से स्पष्टीकरण नहीं करे, इसका स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी दोनों इस कथन सही है, लेकिन स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है, इसको आप पीछे करके और देख सकते हो दोस्तों। अब देखो 96 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में, 12वीं सूची में सोच के बताओ, अनुसूची है ना। तो आप बताओ क्या आंसर आएगा 96 में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में, ठीक है ना। 12वीं अनुसूची में आपको वो नगरीय स्वशासन आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये 11वीं अनुसूची में आपका 73वां संविधान संशोधन आएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, परामर्श स्तरीय निकाय है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, यानी परामर्शीय समिति है, पर्यवेक्षीय प्राधिकरण है, क्या आएगा 97 के अंतर्गत, तो यहाँ पर आएगा प्रशासनिक प्राधिकरण आ जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण इसके अंतर्गत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण, तो ये आ जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। अगला देखो 97 भी हो गया। 98 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखो आप कि वे राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी हजारों बार आ चुका है, आपका राजस्थान है, वो आपने सुना होगा, गुजरात सुना होगा, बिहार सुना होगा, उत्तर प्रदेश, तो क्या आंसर होगा बताओ दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आएगा, राजस्थान इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, पंचायत राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो ये पंचायती राज चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा, सोचो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है कि पंचायती राज चुनाव आयोग कब कराए जाएंगे, तो इसके अंतर्गत ये राज्य सरकार के द्वारा, इसमें 99 में क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, जिस समिति के अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे, कौन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी है ना। तो लागू किया उसमें उस समिति की अनुशंसा किस पर किया गया, यानी जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, श्री मतरायण मेहता, यानी मतरायण
और जगजीवन राम। तो सोच को उसमें क्या आएगा दोस्तों बताइए, 100 नंबर में क्या आएगा? तो इसके अंतर्गत आपका बलवंत राय मेहता आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 101 नंबर, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1859 में किया गया था, है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1959 में क्या किया गया था। इसका पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी कहाँ से? साबरमती से, वर्धा में, नागौर राजस्थान में, सीकर राजस्थान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागौर में बगतरी गांव से, ठीक है ना। और 2 अक्टूबर 1959 में, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। 102 नंबर के राज्य वित्त आयोग है एक वित्तीय यानी विधिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताओ क्या आएगा 102 में उत्तर, सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा संवैधानिक की संस्था है राज्य वित्त आयोग। 103 नंबर का क्वेश्चन देखो, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, यानी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कर्षकों को शिक्षित करने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचो दोस्तों क्या आएगा इसके अंतर्गत? तो इसमें बी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कि लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब फैलाव, कि गांव तक की जो सरकार की व्यवस्था है वो गाँव तक पहुँचे और गाँव की लोक सरकार चलाइए। तो ये है विकेंद्रीकरण। और केंद्रीकरण होता है एक केंद्र के रूप में पूरी संस्था पर नियंत्रण रखना, तो वो होता है केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब फैलाव। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने का अधिकृत है? तो पंचायती राज संरचनाओं को बाबत उपबंध कराने का राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें राज्य का विधानमंडल, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था ही राज्य सूची का विषय है, तो राज्य की जगह विधानमंडल है, विधानसभाएं है, वही इसके अंतर्गत अपना काम करेगी, ठीक है ना। कोई भी अगर उसमें परिवर्तन करना है या करना है तो राज्य का विधानमंडल है वो आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है ना। 105वें नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? संवैधानिक स्थिति है ना, LM सिंघवी कमेटी, बी में बलवंत राय मेहता कमेटी, सी में राव कमेटी, डी में अशोक मेहता कमेटी। तो क्या आएगा दोस्तों बताइए? यानी LM सिंघवी कमेटी इसके अंतर्गत आएगा, 105 के अंतर्गत उत्तर आ जाएगा LM सिंघवी कमेटी। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतों पर, आर्थिक मामलों पर, विधि निर्माण पर और कार्मिकों के मामलों पर। तो बताइए क्या आएगा 106 में, सोचिए। तो इसमें होगा नागरिकों की शिकायतों पर, कि नागरिक जो शिकायत है एक राज्य सरकार द्वारा स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो ये नागरिकों की शिकायतों पर, ठीक है। अब दोस्तों आगे का नंबर आपका 107 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है ना। ये लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, मिलानवाड़ा समिति है, सुझाव दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। आजकल ऐसे क्वेश्चनों का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा चलता है, कि बलवंत राय मेहता समिति है बलवंत राय, इधर देखो अशोक मेहता है, LM सिंघवी है, इधर GVR राव है। तो आपको इसको क्या है कि मिलान वाला क्वेश्चन है वो आपको करना है। देखो क्या आएगा, सोचो एक बार 107 में। अब देखो आपको बलवंत राय है मेहता है वो आपको, अरे ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है ना, ये लो अपने इसको यहाँ कर देते हैं ना। देखो बलवंत राय मेहता समिति है वो आप इससे मिलान करो, त्रिस्तरीय थी, ठीक है ना। ये लो त्रिस्तरीय, ये आपकी यहाँ पर हो गई। अशोक मेहता है वो आप अशोक, मैंने बताया कि शोक शोक को शोक में 2 ही अंक हुए तो द्विस्तरीय आ जाएगी पत्ती, ऐसे ट्रिक से याद कर लो। LM सिंघवी वो आपको मिलान करना है 4 नंबर से, LM सिंघवी है किससे, 4 नंबर स्थानीय सुशासन पत्ती। और GVR राव ये प्रतिनिधि के तरीके में सुधार, तो 3 आ जाएगा। तो पहले हम देखो
बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय था, 2 नंबर मिला है, तो अपन 2 देखो इसमें रहा, और 2 देखो किसी में नहीं है, एक में ही काम हो जाएगा ये तो, है ना। आगे देखो आप अशोक मेहता द्विस्तरीय अपने एक मिलाया था, ये रहा एक है। एल.एम. सिंह भी अपन किसे मिलाया, स्थानीय सुशासन 4 नंबर से मिलाया, ये 4 नंबर रहा। जी.वी.आर. राव है, वो किसे मिलाया, प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार, 3 नंबर, ये 3 नंबर, इसका मतलब ये सी आंसर बिल्कुल राइट है। चलो आगे 108 नंबर क्वेश्चन की बात करें। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध है। 73वें संविधान संशोधन जब हुए उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव थे, वीपी सिंह था। तो दोस्तों बताओ 108 में क्या आएगा, सोच के बताओ। तो पीवी नरसिम्हा राव था ये, ठीक है ना, उस समय प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखो 109 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, स्थानीय सुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, वैधानिक स्थिति नहीं है, बी में स्थानीय समुदाय की भागीदारी नहीं है, सी में केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है वो बाहर करना है आपको, बाकी 3 इसमें सही है। तो 109 नंबर में क्या आएगा दोस्तों बताओ। तो केंद्रीय नियंत्रण के लिए ये स्थानीय शासन की विशेषता नहीं होगी, क्योंकि विकेंद्रीकरण की बात की गई तो यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता, तो सी आंसर आ जाएगा। बाकी तो वो वैधानिक स्थिति बिल्कुल सही है, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़े ताकि वो लोग अपना विकास कर सके, और डी में कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने के लिए, तो इस तरह वो स्थानीय सुशासन अपना कर है वो वसूल कर सकती है, ठीक है ना। 110वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखो 110 नंबर का, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, ठीक है ना, 1/3, 1/3, ये अनुच्छेद 243 गे, अनुच्छेद 243 गे, अनुच्छेद 243 जय, अनुच्छेद 243 जय, आपका ये झंडे वाला आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा 110 में, सोच के बताइए दोस्तों। इसमें आपका अनुच्छेद है वो भी आंसर हो जाएगा। 110 में क्या है, अनुच्छेद 243 गे आ जाएगा, महिलाओं को आरक्षण के प्रावधान कर देता है अनुच्छेद 243 से गे, इन्हीं याद रख लीजिए कि महिला घड़ी बंद है। आगे देखो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, तो एक पंचायत क्षेत्र के लोग, बी में जिला अधिकारी अभिसूचित विशिष्ट लोग, सी में ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक के नामावली में पंजीकृत लोग, और डी में है पंचायत के सदस्य। 111 में उत्तर क्या आएगा दोस्तों, ये भी हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। तो इसमें सी आंसर आ जाएगा कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग ही इसके सम्मिलित होते हैं ग्राम सभा में, यानी 18 वर्ष से वयस्क मताधिकार ही इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसका चुनाव में नाम होता है वो इसमें भाग यानी ले सकता है ग्राम सभा में। अगला क्वेश्चन देखो आपका 112 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ। कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना है, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो सोचो क्या आएगा 112वें के अंतर्गत, तो सीधा सा आ जाएगा आपका इसमें डी, लोगों को विकास मूलक, यानी विकास हो लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन में भागीदारी हो निचले स्तर के लोगों का, तो इसमें डी आंसर आ जाएगा। अगला देखो 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो ए में कुल स्थानों का 1/3, बी में महिलाओं की आबादी के अनुपात में, सी में कुल स्थानों का 1/4 और डी में परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार। तो दोस्तों क्या आएगा 113 में, कुल स्थानों का 1/3 आ जाएगा अंतर्गत। 114 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है ना। तो पहला है जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा यानी अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, बी में जिसकी संख्या कम से कम 5000 हो, और सी में जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या एक कृषि कार्यों में लगे हो, और डी में जहाँ जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो एक बार करना है, बाकी इसमें 3 सही है, तो वो सोचो क्या आएगा 114 के अंतर्गत।
तो इसके अंतर्गत दोस्तों ये आ जाएगा सी, जिसमें कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या एक कृषि कार्यों में लगी हो। एक कृषि मतलब कृषि को छोड़ करके, तो ये इसमें नहीं होगा। बाकी देखो जो नगर, पहला ऑप्शन में क्या है, जो नगर पालिका तो नगर निगम छावनी बोर्ड तो अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही बात है। जिसकी जनसंख्या कम से कम कितनी हो, 5,000 से, ठीक है ना, कम हो। और ये डी में देखो, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो इसमें 3 सही है, सी इसमें गलत आ जाएगा। अब देखो 115 नंबर का क्वेश्चन, ये ज़्यादा आगे निकल गया है दोस्तों। देखो 115 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये लो। देखो दोस्तों, अपने टारगेट है वो क्या है कि जल्दी से जल्दी अपने आधुनिक को पूरा करेंगे, उसके बाद में मध्यकाल की मैराथन लेकर आएंगे, वो भी पूरे करेंगे, और पूरी जितने भी पर्सन एग्जाम में आए वो सारे हल करेंगे, और वो अपना टारगेट रहेगा लगभग 15-20 दिन में पूरे कर लेंगे। पंचायत समिति के सदस्य कौन से हैं, देखो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत समिति के सदस्य है ना, पंचायतों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत, अब देखो सी में जिला अधिकारियों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी में खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, पीछे आ गया था क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 116 नंबर क्वेश्चन, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में और प्रत्येक 5 वर्षों में। दोस्तों ये बी आंसर आ जाएगा इसमें से, इजी क्वेश्चन है कि प्रत्येक 5 वर्ष है वो चुनाव होते हैं। 116 में आंसर क्या जाएगा, बी, प्रत्येक 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखो आप 117 नंबर का क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निर्देशित करता है, 73 क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन करना। बी में मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायता तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन करना। सी में देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। डी में जीवन के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समग्र क्षमता एवं बिना भेदभाव सुरक्षा की गारंटी। तो सोचो क्या आएगा दोस्तों इसके अंतर्गत 117 नंबर में क्वेश्चन। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निर्देशित करता है, तो बताओ किसको निर्देशित करता है दोस्तों, बताइए। तो वो देखो सी आएगा इसमें, देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद कर रखना, ठीक है ना, तो मजबूत करना और पंचायती राज संस्था है उनको भी शक्ति प्रदान करना, ये इसमें आंसर आ जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में लाए गए थे, कि सर्वाधिक है देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए थे, तो किसके साल में, लॉर्ड वेलेस्ली के, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, ठीक है ना, ये जो लॉर्ड डलहौजी के समय है, तो वो आपको बताना है 118 में, ठीक है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली के राज्य आडम्बर नीति के द्वारा, ठीक है ना, गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध के द्वारा इस तरह उन्होंने सर्वाधिक राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए थे। इसे लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल की बात करें तो 1848 से लेकर के 1856 तक रहा है। अगली देखो 119 नंबर की क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से किससे सबके बाद अधिकारों में लाया गया था, कि इसमें से कौन सा है वो बाद में लाया गया था, यो आपको बताना है। सोचो दोस्तों इसमें 119 नंबर में क्या आएगा, बताइए। तो देखो सिंध है, पंजाब है। देखो यहाँ पर सिंध की बात करें तो 1800 आपको 43 आ जाएगा। पंजाब विली की बात करें तो आपका आ जाएगा 1849 आएगा इसमें, ठीक है ना, कितना आ रहा 1849 आ जाएगा। अवध की बात करें तो कब आएगा 1856 आ जाएगा ना, कब आएगा 1856 अवध आ जाएगा। असम की बात करें तो दोस्तों 1826 आ जाएगा, कब 1826 आ जाएगा इसमें ना। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे सबके बाद में अधिकार दिया गया, यानी बाद में अधिकार में लाया गया था, मिलाया गया था ना लास्ट में, तो वो आपको बताना है इसमें 119 में। अब तो आप बता सकते हो दोस्तों आराम से, सन आपके सामने लिखी हुई है, तो 1856 बाद में आता है, तो अवध को लास्ट में मिलाया गया था इस यानी क्वेश्चन के अंतर्गत।
तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन की बात करिए अपन, देखो अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया गया था? तो बताओ, जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, बी में जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर, सी में उदयपुर कपूरथला जम्मू कश्मीर, डी में हैदराबाद उदयपुर ट्रावनकोर। तो वो आपको 3 ऐसे कौन से बड़े रजवाड़े थे जिनको बाद में मिलाया गया था? बताओ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 21वां नंबर का क्वेश्चन। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो वो बताना है कि किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अपनी योजना सामने रखी। पंजाब ने, असम ने, बंगाल ने, बिहार ने, ऐसा कौन सा राज्य था वो आपको बताना है। तो इसमें पंजाब आ जाएगा, ठीक है ना उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो आप, 22वें नंबर का, 122। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते के पक्षधर था? तो देशी राज्यों के पक्ष में कौन था वो बताओ। हैदराबाद था, जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ और मैसूर। सोच के बताओ 122 में क्या आएगा। यानी हैदराबाद है वो किसके पक्ष में था? देशी राज्यों में से कौन यथावत अपनी स्थिति बनाए रखना था? ये था हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखो, 123वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? कि ए में भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी में भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी में भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। तो बताओ क्या होगा, बताओ दोस्तों इसके अंतर्गत 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था 123 में? तो इसमें सीधा सा आ जाएगा भारत सरकार, डी आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ठीक है ना। ये इसमें बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखो, 124वें नंबर का क्वेश्चन। कॉर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है ना? 3 तो इसमें सही है लेकिन एक असत्य है, वो बाहर करना आपको ना। कि पहला है कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, दूसरा है भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले, तीसरा है कंपनी के खर्चों में कमी की थी, डी में कानूनों को संग्रहित किया। तो एक बाहर कर दो दोस्तों, जो गलत है आपको लगता है तो बताइए, बताओ क्या आएगा। तो इसमें ये आ जाएगा बी, भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले। ऐसा नहीं है कि भारतीयों की सेवाओं के लिए द्वार खोल देते तो उनको बाहर क्यों करते अपन, है ना। अगले देखो, पहला से ये कंपनी कर्मचारी वेतन में वृद्धि कर दी कि भाई आप लो ये वेतन। सी कंपनी के खर्चों में कमी तो की थी उन्होंने थोड़ी बहुत, ठीक है ना। और कानूनों को संग्रहित किया गया, ठीक है ना, ये बात सही है। इसमें बी गलत है 124वें नंबर में। अगले क्वेश्चन देखो, 125वें नंबर का क्वेश्चन। सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? अलेक्जेंडर को, कैंपबेल को, पॉन्टिजर को, नेपियर को। सोच के बताओ सिंध में किसको भेजा गया था? 125 में अलेक्जेंडर को भेजा गया था सर्वप्रथम। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन है अगला, 126 नंबर। प्रभावी आक्रमणीयता की नीति का जनक कौन था? वो बताना है। प्रभावी आक्रमणीयता की नीति का जनक कौन था? एलनबरोग, लॉरेंस, मेयो, लिटिन। क्या आएगा बताओ दोस्तों 126वें नंबर में? तो लॉरेंस था इसमें, ठीक है ना। लॉरेंस के दो या लॉरेंस के दो, ठीक है ना, एक ही बात है इसमें। अब देखो 127 नंबर का क्वेश्चन। राज्यों का विलीनीकरण के जनक के नेतृत्व, यानी राज्यों का विलीनीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वो थे कौन थे? मौलाना आजाद के नेतृत्व में, गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में, बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में। बहुत ही अच्छा। विलीनीकरण का मतलब क्या होता है? राज्यों को भारत संघ में मिलाना। तो ये इसमें आपका लोहा पुरुष पटेल महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये नहीं होता तो अपना राज्य आज, भारत आज एक नहीं होता। तो इसमें सरदार पटेल लोहा पुरुष के नाम से यही था। अगला क्वेश्चन देखो, 128वें नंबर का क्वेश्चन। ये लो दोस्तों, ये बीच में क्या गया देखो, 128 नंबर क्वेश्चन का, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना था? ये बताओ। 26 अक्टूबर 1948 को,
26 नवंबर 1948 को, 26 अक्टूबर 1947 को, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बताओ क्या आएगा 128वें में? तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका, बताओ क्या आएगा, सोचिए एक बार। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। जो 300 धारा है वो उसमें लागू थी। और बाद में मोदी जी ने जून 1900 यानी 2019 में इसको हटा दी गई थी। और भारत में अब ये केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। आगे देखो 129 में, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1924 में, 1926 में, 1927 में, 1929 में। दोस्तों बताओ 129 में आपका 27 आ जाएगा कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 130 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत पंजाब मंडल ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आएगा दोस्तों बताइए आप 130 नंबर में? तो जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा 1939 में। भारत पंजाब मंडल ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 131वां, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? 1948 में, 1947 में, 1950 में, 1961 में। तो ये दोस्तों बताना आपको क्या आएगा। तो 1947 में ज़्यादा। रजवाड़ों का मतलब क्या होता है कि जहाँ राजाओं का शासन था ना, वो थे रजवाड़े। अगला देखो 132, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? जो रिंग फेंस की नीति है वो किससे संबंधित है दोस्तों? 132 में क्या आएगा? हेनरी लॉरेंस आएगा, डलहौजी आएगा, वारेन हेस्टिंग्स आएगा, लॉर्ड क्लाइव आएगा। डी का कौन सा आंसर होगा 132 में बताइए? तो वारेन हेस्टिंग्स आएगा। रिंग फेंस की नीति संबंध है वो वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंध है दोस्तों। आगे देखो आप एक क्वेश्चन संख्या 133, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से और लॉर्ड हेस्टिंग्स से। किससे संबंधित दोस्तों? 133 में वारेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस कुछ भी कह सकते हो आप इसमें, ये इस वारेन हेस्टिंग्स से आएगी ये संबंधित। अगला देखो 134 नंबर का क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स रहेगा कि उस पर महाअभियोग चलाया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, संसद में, ठीक है ना, वहां पर। अब देखो 135 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, सी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोचो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आएगा। तो इसमें सीधा है वारेन हेस्टिंग्स आ जाएगा, जिसने क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। अगला 136वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में आ चुका है ये। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। तो क्या आ जाएगा बताइए दोस्तों? 136 नंबर में विलियम बेंटिंग आएगा प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और 137वां क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपका गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर। क्या आ जाएगा बताओ दोस्तों? 137 में क्या आंसर आ जाएगा? गाजीपुरी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 138वां, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था किसके द्वारा? लोक सेवा है वो प्रारंभ में या प्रवर्तन किसने किया था? बेंटिंग के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या डलहौजी के शासनकाल में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सोचो एक बार। तो इसमें आ जाएगा आपका कॉर्नवालिस है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था, कॉर्नवालिस ने ही किया था, ठीक है। अगला 139 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पर संविधाबद्ध सिविल सेवा यानी
कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, वो कौन सी है? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिंग। क्या आएगा दोस्तों इसके अंतर्गत 139 में? तो इसके अंतर्गत आपका कॉर्नवालिस आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा दोबारा देख लीजिए कि किस गवर्नर जनरल ने भारत की परिसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया था, कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। तो इसमें कॉर्नवालिस ही आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है ना। अगला देखो 140 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये लो 140 नंबर का क्वेश्चन मैं ऊपर कर देता हूं कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। बी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाई को था। सी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। और डी में लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र से जोड़ा गया था, है ना। तो 140 में दोस्तों उत्तर क्या आएगा बताइए? 140 में सोचिए क्या आएगा। तो इसमें देखो ये आ जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और क्योंकि वे उसने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को अंगीकृत किया था। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। 140 नंबर में आंसर क्या जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ये इसमें देखो दोबारा पढ़ो उसको कि कौन सा नहीं है वो अपने बार किया है। ठीक है, तो देखो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूत सी रखी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ये बिल्कुल राइट है। बी में देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाई को जाता है। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और सैनिक सुधार व्यवस्था क्लाई को जाता है, बिल्कुल राइट है। सी में देखो ये जो आपने गलत किया ना, ये कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अंगीकृत किया, ये इसमें गलत हो जाएगा। और डी में देखो लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को क्या किया था? समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे ना। तो डलहौजी है यानी धूर्त नीति कह सकते हैं आप, वो धोखे से वो क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य में जैसे गोद निषेध जैसी प्रथा है ना, और कई आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके भी राज्यों को अवध, झांसी, सतारा यानी कई राज्य उन्होंने हड़पे थे। तो इस तरह इसमें सी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए आपका 140 नंबर का हो गया ना, ये 41 नंबर की बात करें। देखो ये दोस्तों लो 41 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कहता है 41 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना आपको। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दो में विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो सोचो कौन से इसमें कथन आपको सही आएगा? 141 नंबर क्या आएगा? तो इसमें देखो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर नहीं था, इसमें कौन था बताओ दोस्तों? वारेन हेस्टिंग था ना बंगाल का पहला। तो इसमें ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा इसमें क्या आ जाएगा आपका? पढ़ो कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल एक्यूरेट इसके अंतर्गत है, सही है दोस्तों, है ना। तो इस तरह दोस्तों अपन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो हल करेंगे, ताकि एग्ज़ाम क्या है कि अपन अच्छा हो सके। अब देखते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 142 नंबर का क्वेश्चन। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य थे बताओ? अंग्रेजों तथा बाजीराव फर्स्ट के बीच, अंग्रेजों तथा बाजीराव सेकंड के बीच में, और फ्रांसीसी तथा बाजीराव फर्स्ट के बीच में, डच तथा बाजीराव के बीच में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, ये आपको बताना है। 142 के अंदर क्या आएगा दोस्तों? तो इसमें बी आ जाएगा, अंग्रेजों तथा बाजीराव फर्स्ट के बीच में आ जाएगा। आपको अंग्रेजों तथा बाजीराव के बीच में आ जाएगा। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1802 में। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो क्वेश्चन है 143 नंबर का क्वेश्चन, यानी ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, ये प्रश्न पढ़ो भाई पहले। शाही संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था ना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड वेलेस्ली के, सर जॉन शोर के, लॉर्ड ऑकलैंड। तो बताओ दोस्तों क्रियान्वित का मतलब सबसे ज्यादा शाही संधि को प्रचलन में लाया था वो कौन था बताओ?
143 में क्या आएगा दोस्तों, तो इसमें लॉर्ड वेलेस्ली आ जाएगा, ठीक है ना। और आपको पूछा जाए ना कि सहायक संधि का जनक कौन था ना, ये जनक शब्द आ जाए ना आपको, तब आपको कौन करना है, डुप्ले करना है। कौन सा, डुप्ले, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। अब देखो आगे क्वेश्चन अगर बात करें अपन, ये क्या गया बीच में, आपको ये लो सूची वाला क्वेश्चन आ गया भाई, देखो मिलान करने वाला। आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ट्रेंड वालों क्वेश्चनों को अच्छी तरह मिलान करिए अपन। कि संगोली की संधि क्वेश्चन संख्या कौन सा है आपका, ये मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये आपका 144 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पूछा है संगोली की संधि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध और द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, तो उसको आपको मिलान करना है दोस्तों। क्या आएगा 144वें नंबर में क्वेश्चन में मिलान करना आपको, बताइए, सोचिए एक बार। 144 में क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें देखो मिलान करो पहले 144 में, सोचिए एक बार। तो इसमें देखो संगोल की संधि हुई थी 1816 में, बिल्कुल एक्यूरेट सही है ये। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था, 1824 से लेकर 26, ये भी बिल्कुल राइट है। अगला देखो द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था, 1852 हुआ था, ये भी द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था, 1852 में, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था, 1885-86 के बीच में हुआ था। तो चारों लगातार इसमें मिलान है। संगोल की संधि 1816, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 और 26, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 में और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885-86 में। तो इसमें दोस्तों ये भी आंसर हो जाएगा। 145 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि है वो स्वीकार नहीं की थी हैदराबाद के निजाम ने, बड़ौदा के गायकवाड़ ने, जोधपुर के राजपूत राजू ने, मैसूर के शासक ने। तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी वो आपको बताना है 145 नंबर में दोस्तों। क्या आंसर रहेगा, तो बड़ौदा के गायकवाड़ ने ये स्वीकार नहीं की थी सहायक संधि। अगला देखो 146 नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, बताओ कौन था। पेशवा बाजीराव सेकंड था, रघुजी भोसले था, दौलतराव सिंधिया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आएगा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सोच के बताओ 146 में। तो इसमें पेशवा बाजीराव पर सेकंड था, जिसने क्या है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, पेशवा बाजीराव सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 147 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा की गई संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कुट्टू के पता लगाइए। देखो सबसे पहले सहायक संधि डेट मिलाया गया था हैदराबाद को, ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। कब मिलाया था ये आपका 1798 में ये मिलाया था, किसको, हैदराबाद को। अब दोस्तों मैसूर को कब मिलाया गया था, तो मैसूर को मिलाया गया था 1799 में। कब मिलाया था, 1799 में। अवध को कब मिलाया गया था, ये तो आपको पता ही, लास्ट में अवध को मिलाया था। कब मिलाया था आपको, ये 1856 में अवध को मिलाया था। किसने, डलहौजी ने। ये क्या हो रहा है बीच में, ये थोड़ा सा पड़ा है, कोई बात नहीं, चलो। तो ये यानी अवध ने 1856 में आ जाएगा ना इसमें ना। अरे ये दोस्तों मुझे प्रॉब्लम कर रहा है बेंच, एक बार इनको हटा देता हूँ। देखो दोस्तों ये बीच में मेरे थोड़ी दिक्कत आ गई। ये लो देखो हैदराबाद है वो कब आपको मिलाया गया था, 1798 में। ये लो 1798 में, ठीक है। और मैसूर है वो 1799 में आ जाएगा। कब, 1799 में दोस्तों। अब देखो अवध है 1800 आपका कब है, 56 में, लास्ट में ये मिलाया था, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने। अब ये जो सिंधिया है वो कब है, सिंधिया आपको 1804 में। कब, 1804 में। तो दोस्तों इस तरह आपको कूट छाड़ना है, ठीक है ना। तो उनको संधियों का सही कालक्रम व्यवस्थित करना है, आपको बताना है दोस्तों। अब तो आप मिला सकते हो, क्या आएगा इसके अंतर्गत 147 में। तो बिल्कुल सही है। देखो 1798 में सबसे पहले आता है तो मैसूर, एक नंबर देखो इसमें सही है। फिर देखो 1799 में आता है तो मैसूर एकदम सही है, द्वितीय सही है। अवध
इसमें देखो फिर क्या आता है, जो दे रखा ना ये आपको 47 नंबर का क्वेश्चन है ना। देखो दोस्तों इसके अंतर्गत आपका 1804 किस में आ रहा है, ये सिंधी आ रहा है ना 1804। अब दोस्तों इसमें ये जो थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर कर रहा है, देखो यहाँ पर देखा जाए तो 1800 जो 4 आ रहा है सिंधिया, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर 4 आना चाहिए ना, 1 2 4। तो इस क्वेश्चन में ही आपके थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर गलती है ना, लेकिन क्रम आप ये सन है वही याद कर लेना इसमें, ठीक है ना। तो ये इसमें कोई है नहीं, तो इसमें यहाँ मिस प्रिंट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो आप 148 नंबर है क्वेश्चन। कलकत्ता में, यानी देखा जाए तो आप दोस्तों सोचो एक बार है ना, कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी यानी क्या है दोस्तों, इसमें जो है ना आपको ये, सॉरी भाई दोस्तों, इसमें एक बार अपन इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। ये देखो दोस्तों सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है, इस क्वेश्चन को अपन दोबारा देखते हैं। देखो ये तो हुआ था आपको 1700, ठीक है ना। इसमें क्या जाएगा आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट कर रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन एक बार वापस देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, जो यहाँ थोड़ा सा मैंने यहाँ पढ़ने में थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक की है। देखो ये जो है ना सहायक संधि वेलेजली के, मैंने थोड़ा सा वो डलव जिला सोच लिया था ना, जो अवध को लास्ट में 1856 मिला है ना, वो उसका था, किसका, अवध को, यानी डलव जिला था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इस वेलेजली का है, तो वेलेजली के अनुसार क्या है कि ये दोस्तों हैदराबाद है आपको 1798 में, बिल्कुल ये सही है, अपन ने सही लिया था। मैसूर वाला आपने कब लिया था, जो दे रखा है ना मैसूर का, ये अपन 1799 में लिया था, ठीक है ना। अब ये अवध वाला अपन ने क्या लिया था, 1856 ले लिया। वो क्या है कि मैंने थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक कर दी। अरे ये क्या हो गया, देखो एक बार देखिए इसको, ये दिक्कत आ रही है दोस्तों, ये क्या हो रहा है इसमें देखो ये आपका कब है, 1798 आ जाएगा। ये मैसूर कब आएगा, 1799 में आ जाएगा। और अवध है ये मैंने यहाँ 1856 ले लिया, जबकि वो क्या है कि डलहौजी वाला था ना, यहाँ पर डलहौजी वाला नहीं है। ये जो है ना आपका अवध है वो वेलेजली के अनुसार है, तो ये 1801 था यहाँ पर, ठीक है ना, वो लेना था। अब देखो सिंध जो सिंधी है वो कब मिलेगा था, वो 1804 में, कब है, 1804 में। तो इस तरह होगा दोस्तों ये ना। तो ये नहीं, देखो हैदराबाद बिल्कुल सही है 98 में, मैसूर 1799 ये भी देखो, 1 2 ये सही है क्रम है ना। अब दे 3 नंबर पर देखो ये 1801 ये भी बिल्कुल सही है इसमें ना। तो सिंध जो सिंधी है वो भी इसके अंतर्गत, तो पहला आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में यहाँ थोड़ी सी की क्या है कि गलती कर दी थी, ये बिल्कुल और कहीं भी नहीं है मिस्टेक। और कहीं आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब दोस्तों देखो आगे का क्वेश्चन देखिए आप 148 नंबर का। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड बेंटिंग, कौन था दोस्तों 148 में, क्या आएगा बताओ। तो इसमें लॉर्ड हेस्टिंग आ जाएगा कलकत्ता, ठीक है ना। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स आ जाएगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो उसमें गवर्नर कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, 48 में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश सत्ता और विदेशी देशों के साथ युद्धों को सम्मिलित कीजिए, ठीक है ना। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है, 149 नंबर है ना। तो दोस्तों उसको भी आप देखो, ये थोड़ा सा उस पेज में होगा तो आपको थोड़ी सी यहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो आप इसको सोचो एक बार, आप भी मिलान करने की कोशिश करो कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो जो अगर बात करें अपन कि 1814 और 16, ठीक है ना। तो इसमें आप ये क्या हुआ था, यहाँ पर आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 5 में, ठीक है ना। 1814 और 16 में लिए, ठीक है ना, आंग्ल नेपाल युद्ध। 1824-26 में क्या हुआ था, ये पीछे आ गया था दोस्तों, बताइए। तो
1824-26 में हुआ था वर्मा का प्रथम युद्ध, 3 नंबर आ जाएगा। फिर देखो 1852 में आपका वर्मा का द्वितीय युद्ध हुआ था, और फिर 1885-86 में ये भी पीछे आ गया था, तो डी में क्या आएगा, वर्मा का तृतीय युद्ध आ जाएगा। और लास्ट में जो ई बच्चा है वो दोस्तों लास्ट में आपका 1 नंबर है, वो आ जाएगा, ये लो 1 नंबर यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो 1814-16 में क्या आ जाएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध। और बी में देखो 1824-26 में क्या हुआ, वर्मा का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1852 में क्या हुआ था, वर्मा का द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1885-86 में क्या हुआ था, ये वर्मा का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और इनमें 1878-80 में क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो इस तरह दोस्तों आप ये मिलान वाले क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। अब देखो आगे की क्वेश्चन 149 के बाद में अपने बात करेंगे 150 नंबर की क्वेश्चन की, ये लो। तो इसे आप जूम करके आप अपना मिला सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। सहायक संधि है ना, क्या मुख्य उद्देश्य था राजपूतों के साथ सहायक संधि करने का। पहला है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, बी में मराठा पिंडारी आक्रमण से उन राज्यों की सुरक्षा करना, किरात के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। 150 में क्या आएगा दोस्तों बताओ। तो इसमें अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता है, वो जो अंग्रेजों की जो आप कह सकते हो प्रशासनिक की जो ताकत है वो यहाँ पर स्वीकार करना। अगला देखो 151वां, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड मे ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने, लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों बताओ क्या आएगा 151 में। तो न्यायिक संगठन की स्थापना है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अगला क्वेश्चन 152वें नंबर का क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो बताओ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, वारेन हेस्टिंग्स के समय। बताओ 152 में क्या आएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला 53 नंबर का क्वेश्चन, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है ये किसने कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि प्रत्येक भारतीय क्या है, भ्रष्टाचारी है। बहुत अच्छी बात की, आज भी देखो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, इस व्यक्ति ने पहले कह दी, नहीं तो ये देश है अमेरिका बन जाता। 154 नंबर को देखो, क्वेश्चन है सुमेलित युग्म नहीं है, वो एक को बाहर करना है, 3 सही है। तो आप 54 में सोचो, हेक्टर मुंद्रो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, डी में लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो सोचो एक इसको बाहर करना है, कौन सा इसमें नहीं है 154 में। तो देखो ये बिल्कुल सही है, बक्सर का युद्ध 1764 में, उसमें हेक्टर मुंद्रोई ने नेतृत्व किया था, ये बिल्कुल राइट है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये आंग्ल नेपाल जब युद्ध हुआ था ये था। और ये सीमे लॉर्ड वेलेस्ली चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ना, जो कब हुआ था 1799 में हुआ ना, तो टीपू सुल्तान यहाँ पर मारा जाता है। तो इसमें ये बिल्कुल राइट है। और तीसरा इसमें देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, ये इसमें नहीं हो सकता, तो डी इसका आंसर होगा, नहीं है ये, इसको बाहर करना है, डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 155 नंबर का क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे। सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आ जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला क्वेश्चन 156वां, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध रखता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध कौन रखता है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से, सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम कमेंडिंग बेंटिंग। क्या आ जाएगा बताओ 156 में क्या आ जाएगा दोस्तों बताओ। 156 में उत्तर बताओ दोस्तों क्या आएगा।
कहेगा 156 में, तो इसमें आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वो तृतीय एंगल मैसूर युद्ध से संबंध क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तृतीय एंगल मैसूर युद्ध है, आपको 90-92 में ये हुआ ना, जहाँ पर टीपू सुल्तान उससे लड़ा था। ठीक है ना, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 157 नंबर का क्वेश्चन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने लगाई थी। बताओ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 157 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर आ जाएगा? तो सती प्रथा पर पाबंदी है विलियम बेंटिंग ने ही लगाई थी, और ये 1800 आपको पता ही है कब लगाई थी, 29 में लगाई ना, इसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो ये इसमें आंसर सी हो जाएगा, 157 में उत्तर। अब देखो 158 नंबर का, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? ये ना, ये देखो अगले भी हमने क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने बता भी दिया था ये कि 25, 27, 1829 और 1830। तो उत्तर क्या आ जाएगा 158? बताओ दोस्तों, अभी बताया मैंने 1829 और राजा राम के प्रयासों से ये काम हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो 159, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों को के निर्यात को रोक दिया था? ना, दास वो होते थे जो उनको राजा महाराजा बेच देते थे, एक जगह से दूसरी जगह बेच देते थे ना, तो रोक लगाती थी। कब लगे? 1764, 1789, 1758, 1868। क्या है? 159 के अंदर है, तो 1789 के अंदर है, दासों के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन 160 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपने। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कि कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने और लॉर्ड हॉर्डिंग ने। क्या आएगा दोस्तों 160 में? बताओ। तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसी में 161, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड हॉर्डिंस के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड एम्स के समय। बताओ। तो 161 में क्या आएगा दोस्तों उत्तर है? तो इसमें होगा लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध विजय संपन्न हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के समय। अब अगला क्वेश्चन 162 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। दोस्तों, ज़्यादा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ जुड़ सकते हैं, आपका समय बिल्कुल भी नहीं करे खराब करेंगे। और यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन कंफ्यूज लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे के अनुसार तो लगभग 99% यानी 100% आप कह सकते हो सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। 162, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? जनरल हेनरी ग्रेटगास्ट, कैप्टन स्लीमेन, एलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन यानी रॉबर्ट पेम्बरटन। क्या होगा बताओ 162 में क्या होगा तो बताइए। 162 में बी आंसर हो जाएगा, कैप्टन स्लीमेन आ जाएगा। ठगों के दमन के रूप में ये जाना जाता है कैप्टन स्लीमेन। तो बी है 162 के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों ये। और अगला क्वेश्चन आप देखो, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? सिंध पर, ये पीछे आ गया था 1843 में उन्होंने कब्जा किया था। ठीक है ना, 163 में क्या आ जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आप देखिए 164 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी? तो विलय की नीति है वो नियोजित और क्रियान्वित वेलेस्ली ने, हेस्टिंग ने, डलहौजी ने, क्लाइव ने। क्या आएगा बताओ दोस्तों 164 में सी आंसर आ जाएगा डलहौजी ने। विलय की नीति है ना, जो गौ निषेध है, कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया था, तो ज़्यादातर डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी, इसमें ये आ जाएगा। ठीक है ना। अगला 165 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो बताओ, अपहरण नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा या कुप्रशासन के कारण। तो इसमें
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था वो आपको बताना है दोस्तों। क्या आएगा 165 में, कुप्रशासन। कुप्रशासन मतलब यहाँ पर प्रशासन है वो सही नहीं चला, इसके आधार पर अवध को कब मिलाया गया था, ये अब आएगा अपना 1856 में मिला लिया था अवध को लॉर्ड डलहौजी ने। अगला देखो 166 नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, ये अभी मैंने पहले ही बता दिया था, तो 1856 इसमें आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 166 में क्या आंसर होगा दोस्तों, डी आंसर आ जाएगा। 177 में देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था ना, तो वो बताना है कि अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था वो कौन था। आपको जेम्स आउटरम, WH स्लीमेन, बिशप आर हेबर और जनरल लोग क्या है 167 में उत्तर बताओ दोस्तों। इसमें आपका पहले आ जाएगा जेम्स आउटरम आ जाएगा, ठीक है ना, कि अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब वो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो इसमें आ जाएगा जेम्स आउटरम आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 168 में, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था, ठीक है ना, अवध, झांसी, नागपुर, सतारा, तो एक का शासक हटा दिया गया था वो आपको बताना है कुप्रशासन के बहाना लेकर के, तो ये अभी आया था पीछे 168 में। बताओ दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अवध को क्या है कुशासन का आरोप या बहाना लेकर के लॉर्ड डलहौजी ने क्या है कि इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। 169वां नंबर का है, अधोलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है ना, एक इसमें सही है, बाकी 3 गलत होंगे इसमें। देखो 17, ठीक है ना, 1849 में, 1848 पंजाब का भी लिए, और 1856 में अवध का भी लिए, और 1855 में झांसी का भी लिए। अब आपको सोचो कि इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है, ठीक है ना, जो सही नहीं लग रहा है उसको आप बाहर कर दो, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो आपको बात आ रही है कि 17, तो 17 देखो 49 नहीं है दोस्तों, यहाँ 48 आता था ना, तो ये बिल्कुल ही गलत है। 1848 पंजाब है ना, तो आप इसको पंजाब को कब मिला है देखो, तो ये इसमें आपको इसमें गलत आ जाएगा, ठीक है ना, पंजाब वाला भी क्या है इसमें ये आपका गलत है, ठीक है ना, ये भी 48 में नहीं मिलाया गया था। अब देखो अवध है वो बिल्कुल राइट है, इसमें 1856 में मिलाया गया था ना, और झांसी आपको पता ही है कि 1853 में, तो इसमें सी है बिल्कुल इसमें सही है 169वें नंबर में। अगला क्वेश्चन 17वें नंबर का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लो ये भी बहुत अच्छी तरह पर मिलान कर देते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम में विचार कीजिए ना, कौन सा कब मिलाया गया था वो आपको क्रमबद्ध करना है। देखो झांसी को मिलाया था 1853 में, ठीक है, संबलपुर को कब मिलाया था वो आपको बताना है, ये 1849 में मिलाया था। कब मिलाया था 1849 में। और 17 को कब मिलाया गया था दोस्तों 1848 में। कब मिलाया था 1848 में, ठीक है, ये क्रम है। अब आपको देखो पहले कौन सा आएगा वो आपको बताना है। ये संबलपुर कब आ रहा है 1849 आ रहा है, ठीक है ना, तो पहले ये आ जाएगा आपका 17, 3 नंबर किस में है, ये रहा 3 नंबर। फिर देखो 49 आ रहा है ना संबलपुर, ये 2 ही रहा, ये 2 ही रहा। फिर 1 नंबर झांसी आ रहा है, तो ये 1 नंबर झांसी, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा 170 में क्या आ जाएगा 100, यानी ये आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे देखो उसमें एक क्रम में आपको यहाँ पर और बता देता हूँ ना, ये देखो यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले 17 को मिलाया गया था, ठीक है ना, किसको 17 को, 17 को कब मिलाया गया था 1848 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा होना है। एक देखो जेतपुर, ठीक है ना, जेतपुर, यहाँ थोड़ा सा मेरे बोर्ड नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जेतपुर और संबलपुर, ठीक है ना, क्या है संबलपुर, तो ये संबलपुर है, ये 1849 में मिलाए गए थे ना, इसमें ये भी क्रम पूछा जाता है ना, 49 में है, तो पहले जेतपुर आ जाएगा फिर संबलपुर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए ना, अब को बघाट भी एक बार पूछा गया है, बघाट, क्या बघाट, ये बघाट है वो आपको 1850 में मिलाया गया था। कब 1850 में आ जाएगा, है ना। फिर एक उदयपुर जो MP में है, वो अपने राजस्थान वाला नहीं है, उदयपुर है ना, वो कब मिलाया गया था
वो 1852 आपका 52 में मिलाया गया था। कब? 1852 में, है ना। और झांसी को आपको मैंने बता दिया 1853 में, और एक नागपुर 1854 में, ये मिलाया गया था। तो इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछा जाता है। अब देखो आगे क्वेश्चन 111, ये थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन था, ये मैंने थोड़ी सी व्याख्या कर दी है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी, वो आपको बतानी है। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी के समय ही, और ये 1853 में पहली रेल जो थानों और मुंबई के बीच में चली थी, है ना। और सबसे ज्यादा रेलवे काम लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुआ था। अगला देखो 172 नंबर का क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के हुई, ये भी क्वेश्चन आ गया। देखो बम्बई और थाने इसमें आ जाएगा, ये भी हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, 172 में भी आंसर हो जाएगा। और ये भी आ गया, देखो भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी, तो ये 1853 आ गए ना। तीनों क्वेश्चन देखो एक ही जगह आ गए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये भी 173 में ना, तो इसमें से कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले देखो आप 174 नंबर का क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, तो इन ईस्टर्न रेलवे ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, मद्रास रेलवे ने, अवध तिरहुत रेलवे ने। बताओ 174 में क्या आएगा दोस्तों, बता दीजिए आप। तो इसमें ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, इसमें भी आंसर आ जाएगा दोस्तों। 175 में ब्रिटिश से भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, डफरीन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, कर्जन के समय में। दोस्तों 175 में क्या आएगा, सोचो एक बार, ये आ जाएगा, ठीक है ना। डफरीन के समय में ब्रिटिश राज्य के क्षेत्र में अंतिम प्रमुख के क्या हुआ, विस्तार हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, ये लॉर्ड डफरीन के समय में हुआ था। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 75 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें 176 नंबर का, है ना। तो लो दोस्तों ये निकाल देते हैं अपन ने 76 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था, तो ये आप बताओ दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कैनिंग के समय में, सर जॉन हेनरी ओल्डिंग के समय, लॉर्ड यानी लॉरेंस के समय। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आंसर आएगा, आप सोच के बताओ। 176 के अंतर्गत क्या आएगा, तो लॉर्ड कैनिंग के समय, और 1856 में ही था ये, ठीक है ना। कब था, 1856 में ही था ये, लॉर्ड कैनिंग के समय ही था ये। और उस समय ये जो विद्या सागर है ना, उसके प्रयासों से ही ये लागू हुआ था। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें मैंने उत्तर बता दिया ना आपको, लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा ना ये। अगला क्वेश्चन देखो 170 नंबर का क्वेश्चन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे। कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे, तो उस समय गवर्नर आपको पता ही कौन था, बताओ। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड, वारेन हेस्टिंग्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी आ जाएगा ना। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी ने। 1 नवंबर 1800, अगला क्वेश्चन 178वां, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, ठीक है ना। जब क्रांति हुई ना, उसी क्रांति को पढ़कर, क्रांति के बाद में ये महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र पढ़ा था। तो वो बताओ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नम ने, सर हरकोर्ट ने। सोचो क्या आएगा इसमें, बताओ दोस्तों क्या आएगा, बताओ। इसके अंतर्गत 178 नंबर में क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड कैनिंग ने ही सुनाया था, क्योंकि क्रांति के समय यही था ना, लॉर्ड कैनिंग इसके अंतर्गत आपका आएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप 179, कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था, तो प्रथम वायसराय ये भी हजारों बार आ चुका है क्वेश्चन, है ना। लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रिपन था। प्रथम वायसराय कौन था भारत का, वो आपको बताना। 179 में क्या होगा दोस्तों, ये सीधा सा क्वेश्चन है, एक लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा इसके अंतर्गत। अगला 180 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, माउंट स्टुअर्ट
एलिफिंस्टन ने लंबी अवधि तक कहाँ का प्रशासन किया था? माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन ने लंबी अवधि तक बम्बई में, बंगाल में, मद्रास में, पंजाब में, दोस्तों क्या आएगा बताओ? तो मद्रास पर उन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखो 181, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब किया गया था? 58 में, 1876 में, 1877 में, 1875 में। ये क्वेश्चन ने बिहार जो बीपीएस में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा। यानी ये क्या है, नियुक्ति पूछी गई, यहाँ पर घोषित आता है नाम, तब आप 58 करते थे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सोचो इस क्वेश्चन को। 181 में क्या आएगा? तो देखो यहाँ 1877 आएगा। नियुक्ति पूछी है आप, यानी आपको ये घोषणा पूछा जाता है ना, तब 1858 आ जाता है। यहाँ पर नियुक्ति, सम्राज्ञी नियुक्ति का जो दिल्ली में जो दिल्ली दरबार लगा, वहां पर उसको नियुक्त की 1877, इसमें ये आंसर आएगा। और घोषणा आ जाता तो 1858 कर देते यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भारत की सम्राज्ञी नियुक्त की थी 1877 में। अगला क्वेश्चन 182 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी के गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया? कि आप भाई पहले जो गोद निषेध की जो प्रथा डलहौजी ने जो किया ना ये काम, तो उस काम को पुनः स्थापित किसने किया था, किस अधिनियम के तहत? तो जब क्रांति हुई तो उसमें एक मुद्दा बना रहा था ये कि डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत जिसके पुत्र नहीं थे उन राज्यों को हड़प लिया था, तो उसको वापस से है कि आप पुत्र गोद ले सकते हो। ये कौन सा अधिनियम था वो आपको बताना है इसके अंतर्गत। दोस्तों कैनिंग ने 1858 भारत सरकार अधिनियम में, 1860 में सनद के जारी किए जाने, 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने। बताओ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बताइए 182 में क्या आएगा? तो ये 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा में ये बात रखी गई कि आपको वापस से राज्य मिल जाएंगे और गोद ले सकते हो पुत्र को, ताकि क्रांति दोबारा न हो। अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन है कि 183, अंग्रेजी शासन के अधोलिखित में सात संधियों को सम्मिलित करना आपको, नहीं? तो 183 में आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ थोड़ा सा दोस्तों अंधेरा हो गया, मैं यहाँ थोड़ा सा उसको पीछे कर लेता हूँ, दिख जाए ताकि। ये देखो संगोल की संधि है, वो अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1816 में हुई थी संगोल की संधि। देखो ये मैं एक बार उसको मिला देता हूँ आपको, ठीक है ना, कि 183 के अंतर्गत है। आप भी सोचो एक बार इसके अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको सोचना है क्या आएगा। देखो संगोल की संधि है अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, ठीक है। फिर आपको अगला देखो यांडूब की संधि है, वो मिलान करो किसमें होगी बताओ दोस्तों। ये अंग्रेजों और बर्मा के बीच में हुई थी। गंडमक की संधि, ये अंग्रेजों और जापान, 2 नंबर आ जाएगा इसमें। तो पहला इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा संधियों को सम्मिलित में, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो संगोल की संधि अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, यांडूब की संधि अंग्रेजों और बर्मा के बीच में, और कंडमक की संधि अंग्रेजों और अफगान के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसमें पहला आंसर आ जाएगा। आगे देखो 184 नंबर का क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। ये लॉर्ड किसके समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। बताओ दोस्तों क्या आएगा इसके अंतर्गत है? तो इसमें लॉर्ड मेयो के काल में आ जाएगा, 1872 में इसकी जनगणना की शुरुआत हुई थी। और एक शब्द आता है नियमित, पूछा जाए ना कि नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार उत्तर देना है, प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो 185 नंबर का, किस वाइसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, किसकी हत्या की गई थी 185 में? दोस्तों क्या आएगा बताओ, सोच करके सोचो। लॉर्ड मेयो की हत्या है वो अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। ये इसके अंतर्गत उत्तर आएगा 185 में सी। अगला क्वेश्चन 186 नंबर का क्वेश्चन है
किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अभी आया था ये लॉर्ड क्या आ जाएगा, मेयो है, उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, लॉर्ड मेयो आ जाएगा। तो 86 में क्या हो गया, आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 187, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अगर यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो, डफरिन, एलिंगन, लिटन। 187 में क्या आएगा दोस्तों, ये आप सोच के बताओ। 187 में क्या आंसर होगा? तो इसमें लिटन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, लिटन। कि अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी उग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लिटन आ जाएगा 187 के अंतर्गत डी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे जितनी भी एग्जाम हुई है। उस समय जब नेपाल की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखो, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? कि देखो कथन क्या कह रहा है, उस समय जब नेपालियन यानी सॉरी भाई, उस समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। जो नेपोलियन बोनापार्ट था 1804 लेर 1915 तक ये अपना शासन किया था। ठीक है ना, नहीं 1804 लेर 1815 तक। अब देखो इसमें उस समय वो धराशायी हो रहा था, पराजित हो रहा था। तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किसने एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो बताओ उस समय 1804 और 1815 के बीच में कौन था? आप बता सकते हो इसमें दोस्तों। तो सोचो 188 में क्या आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने कुछ हिंट बता दिया आपको, लॉर्ड वेलेस्ली था इसमें समय, है ना जो सहायक संधि प्रथा के तहत ज्यादातर भारतीय राज्यों को मिला रहा था। ठीक है ना, तो ये नेपोलियन की शक्ति है, यूरोप में वहां पर धराशायी हो रहे थे, ये पराजित हो रहा था। अब देखो, और ज़्यादातर साम्राज्य वो क्या है कि नेपोलियन ने जो पतन होता है ना, जो वाटरलू का युद्ध होता है, ये देखो विश्व हिस्ट्री में अपन ने पढ़ेंगे, है ना, तो यहाँ पर इसका जिक्र नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर है कौन भारत का वायसरॉय सबसे दीर्घ यानी कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो इसके अनुसार देखो आप लॉर्ड कर्जन की बात करें, किसकी? लॉर्ड कर्जन। ये आपका कब से कब तक रहा? 1899 लेर 1805, 1899 से लेकर के और 5 तक रहा ये। ठीक है ना, तो लगभग 5-6 साल कार्यकाल हो गया। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो 84 लेर 88, ये कब है? 1884 से लेकर के कब तक रहा ये? 88 तक। कब तक रहा? 88 तक रहा। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है ना। अब देखो लॉर्ड वेलेस्ली की बात करिए अपन। अरे सोरो भाई एक बात देखो, ये अपन कहाँ मिला दिए ये लो थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देते हैं अपन के, दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, ये लो, यहाँ अपन ने कहा लॉर्ड देखो सबसे दीर्घ काल देखे ना, लंबे समय तक कौन सा रहा? तो देखो भारत का वायसराय तो लॉर्ड कर्जन मिलान करना है। ठीक है ना, तो लॉर्ड कर्जन है वो आपको मिलान करो 1800 लेकर के और 99 से लेकर के और 5 तक रहा। ठीक है ना, 5 तक, ये 05 तक लिख दिया। ये रहा था आपका लॉर्ड कर्जन। और इसकी बात करें डफरीन की, तो डफरीन है 1884 से लेकर के, ये तो थोड़ा मेरे मार्कर नहीं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है ना, ये 84 से लेकर के 88 तक रहा। ठीक है ना, 84 से लेकर 88 तक रहा। और लॉर्ड होर्डिंग की बात करें तो 44 ईयर 1844 से लेकर के, है ना, 1844 से लेकर कब तक रहा? 48 तक रहा। ठीक है ना, ये कब रहा? 48 तक रहा। कौन? ये लॉर्ड होर्डिंग। और लॉर्ड मेयो कौन है? ये 1869 ये 1869 से लेकर और 72 तक ही रियो। कब तक है? 72 तक। ये तो ये कब तक रहा? 72 तक रहा।
तो इसमें जो ज़्यादा कार्यकाल है वो किसके रहा? देखो यहाँ डफरिन की बात करें तो देखो ये 6 साल तक लगभग आ रहा है इसमें लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल ना। और इसकी डफरिन देखो 84 लेकर 88 तक, यानी लगभग इसका आप देख सकते हो 4 साल के आसपास ही कार्यकाल आ रहा है। ठीक है, अब लॉर्ड होर्डिंग है, इसका लगभग आप देख सकते हो कि लगभग 84 से लेकर के है ना, ये 84 से लेकर 48, जो आप देख सकते हो 44 से लेकर 44 से लेकर 48, यानी लगभग 5 साल इसका आ रहा है। ठीक है, और लॉर्ड मेयो का गुणसूत्रों बेहतर है, यानी इसका 3 साल ही आ रहा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लॉर्ड कर्जन का इसमें देखो गुणसूत्र के अंतर्गत क्या आ रहा है आपका, कर्जन का सबसे अधिक आ रहा है। तो ये आपका इसके अंतर्गत हो सकता है, पहला आंसर आ जाएगा लॉर्ड कर्जन है। अब देखो निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है ना, तो सुमेलित है एक सही है, वो कौन सा है? देखो 190 के अंतर्गत क्या आंसर आ गया दोस्तों? सोचो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डेलहौजी सहायक संधि और लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो एक सही सम्मिलित है वो इसमें आपको बताना है दोस्तों। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट के लिए, बाकी आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करूँगा दोस्तों, केवल 1% बात रहेगी यहाँ पर। अन्य यूट्यूब जैसे समय खराब करते हैं उस तरह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखो आगे की बात करिए, देखो लॉर्ड कॉर्न 190 नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस है स्थायी बंदोबस्त, सोचो सही है या गलत है? 190 में क्या आएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही है, स्थायी बंदोबस्त है वो उन्होंने लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ये इसमें नहीं आएगी है ना, ये बिल्कुल गलत है इसमें। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि वाला नहीं था, वे तो ये वेलेस्ली था, तो गलत है ना। लॉर्ड कैनिंग यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में जो हुई ना, वो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग नहीं था इसमें। ठीक है ना, तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अपन ने 191 नंबर की, सुमिलित नहीं है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये बिल्कुल राइट लग रहा है आपको? ठीक है ना, 91 में सोचो, देखो एक बार आप भी इसको पढ़ो। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि है, लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत है, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत है। तो ये इसमें पढ़ो, क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 191 में? देखो ये सही है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है ना, और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि किसने ही क्रियान्वित की थी? लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत राज्य अपनी नीति अपनाई थी। तीनों सही है, लेकिन यहाँ पर ये लॉर्ड कैनिंग उच्च निष्क्रियता, ये इसमें गलत है। तो आंसर डी, आंसर इसमें सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन देखो 192 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किसकी पदावत में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय सुशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था? वो कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। क्या आएगा दोस्तों 192 नंबर में क्वेश्चन में? सी आंसर आ जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय में क्या आ जाएगा? ये आपका महिलाओं बच्चों के घंटों में कार्य सीमित कर दिए गए थे लॉर्ड रिपन ने। अगला देखो आपका 193 नंबर का क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलनब्रो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, सर जॉन शोर ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसमें लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। अब देखो अगला क्वेश्चन 194 में, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो वो बताना है झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। सोच के बताओ, ये पीछे भी मैंने बताया था। 194 में क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताओ? सतारा। कब मिलाया गया था ये आपको पता ही है, 1848 में ना, और ये आपको मिलाया गया था। इसके बाद में संबलपुर, ये जो है ना जैतपुर है संबलपुर, वो मिलाए गए थे। तो 17 इसमें आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, वो यानी एक उसमें सही नहीं है, बाकी 3 सही है। 150 जो आपका 95 नंबर का क्वेश्चन है उसमें सोचो क्या आएगा। तो देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त ये 3 बार आ गया। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि बिल्कुल राइट है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये बिल्कुल ही गलत है इसमें। और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग
यानी 1829 का 17वां रेगुलेशन, ठीक है ना, एक्ट बनाया था उन्होंने ना, तो ये सत्य प्रथा वाला है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, सी हो जाएगा कि इसमें सम्मिलित नहीं है, तो बाकी तीन सही है इसमें ना, और ये आपका उत्तर सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 196 नंबर, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो वो बताओ, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉ और लॉर्ड वेलेस्ली। ये आपको बताना है 196 में दोस्तों, क्या उत्तर आ जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतर्गत आ जाएगा। इस तो बंद किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। अगला देखो 197 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक से ही सम्मिलित है ना, वो बताना है। लॉर्ड एलनबरो अवध का विलय, एक सही है इसमें, लॉर्ड एलनबरो अवध का विलयीकरण किया था। लॉर्ड एलन ने सिंध का विलयीकरण किया था। सिम में लॉर्ड वेलेज ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किया था, और सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो एक सही है, कौन सा है, सोचो 197 में क्या जाएगा। तो इसमें देखो सी आंसर आ जाएगा दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो उन्होंने लड़ा था टीपू सुल्तान को। ये जो है ना, आपको कह सकते हो कि जो यानी 99 में लड़ा गया ना, ये आपका 1700 और जो 99 है इसके अंतर्गत ये मैसूर युद्ध की बात करें, चतुर्थ ये जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है और ये लॉर्ड वेलेस्ली ये जीत लेता है युद्ध, ठीक है ना। अब देखो आगे की बात करें 198 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना, एक को बाहर करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त आपको सही लग रहा है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि आपको ऐसे ही लग रहा होगा, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध इसको आप सोच सकते हो, डी में लॉर्ड हेड्रिक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो दोनों ये भी सोच सकते हो। बताओ क्या आएगा, 98 में उत्तर है। तो देखो ये बिल्कुल गलत है, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं था, और इसमें लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा था, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज अपन इतने हल करेंगे, अब कुछ से क्वेश्चन और बच्चे इसके 40 या 42 के आसपास ये टॉपिक फिर हो जाएगा, और अपन अगले क्वेश्चन आगे के अध्याय में हल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आप शेयर भी कर सकते हो। धन्यवाद।